मिलर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक किताब का विमोचन करते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सावरकर को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। सावरकर ने अंग्रेज़ों के सामने जो दया याचिकाएं लगाई थीं, वो महात्मा गांधी के कहने पर दायर की थी। इस बयान से काफ़ी राजनीतिक खलबली मच गई है। बात सिर्फ सावरकर के दया याचिका लिखने और 50 साल की सज़ा मिलने के बावजूद काला पानी से 10 साल में ही रिहा हो जाने तक सीमित नहीं है। सावरकर पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने रिहा होने के बाद औपनिवेशिक शासन की नीतियों का समर्थन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को दूर रखा। उनके आलोचक ये भी कहते हैं कि सावरकर ब्रितानी सरकार से हर महीना 60 रुपये की पेंशन भी लेते थे। बहुत सारे इतिहासकार इस बारे में अपना मत रख रहे हैं और कहते हैं कि 1911 से 1913 के बीच सावरकर ने माफ़ी मांगी, जबकि महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इतिहास का जिस तरह से आजकल राजनीतिक प्रयोग होता है, उसको देखते हुए आगे की बात करने से पहले आइए आपको वो बात पढ़कर सुनाते हैं जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने अंडमान की सेल्युलर जेल में सज़ा काटते हुए 1911 से 1915 के बीच दायर की गई दया याचिका में लिखा था। सावरकर लिखते हैं कि अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा किया जाता है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज़ी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूँगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है, मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने पर उससे कहीं ज़्यादा हासिल होगा। केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है और इसलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहाँ लौट सकता है। मेरे प्रारंभिक जीवन की शानदार संभावनाएं बहुत जल्द ही धूमिल हो गई हैं। यह मेरे लिए खेद का इतना दर्दनाक स्रोत बन गई है कि रिहाई एक नया जन्म होगा। उनकी आपकी ये दयालुता मेरी संवेदनशील और विनम्र दिल को इतनी गहराई से छू जाएगी कि मुझे भविष्य में राजनीतिक रूप से उपयोगी बना देगी। अक्सर जहाँ ताकत नाकाम रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति में भाग नहीं लेने की शपथ लेने को भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह की प्रतिज्ञा के बिना भी खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं आने वाले वर्षों में शांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूँ। कुछ भी मुझे अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। अब आप समझिए कि ऐसी बातों की वजह से भारत का एक बड़ा राजनीतिक तबका सावरकर को सम्मान की नज़र से नहीं देखता, जबकि दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग पिछले कई सालों से सावरकर के राष्ट्रवाद की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये दया याचिका थी या समर्पण याचिका थी, इस बारे में भी बात करेंगे। शमशुल इस्लाम दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान पढ़ा चुके हैं और सावरकर हिंदुत्व मिथक और सच नाम की किताब के लेखक हैं। इसी किताब के अंग्रेजी संस्करण का नाम है सावरकर अनमास्क्ड। सावरकर के प्रशंसक अक्सर कहते हैं कि उन्होंने जेल में मरने की जगह राष्ट्र सेवा करने का रास्ता चुना, इसलिए माफ़ीनामे की चाल चली। लेकिन शमशुल इस्लाम कहते हैं कि सावरकर ने अपनी रिहाई के बाद का सारा समय महात्मा गांधी के खिलाफ माहौल बनाने में बिताया। 1937 में पूरी तरह रिहा होने से लेकर 1966 में अपनी मृत्यु तक सावरकर ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्र सेवा कहा जा सके। उनका मानना है कि सावरकर ने दया याचिकाएं नहीं बल्कि आत्मसमर्पण याचिकाएं दायर की थीं, जो उन दया याचिकाओं से बहुत अलग थीं जो कुछ और कैदियों ने दायर की थीं, जिनमें उन्होंने कैदियों के ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में लिखा। जेल में सावरकर किसी भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए, क्योंकि ऐसा करने पर सज़ा के तौर पर उनको मिलने वाली चिट्ठियां बंद हो जाती। इस्लाम कहते हैं सावरकर ने अपनी याचिकाओं में लिखा है कि मैंने अतीत में बहुत गलतियां की हैं और मैंने अपने शानदार भविष्य को तबाह कर दिया है। वे ये भी लिखते हैं कि ब्रितानी सरकार अच्छा काम कर रही है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि अगर आप मुझे माफ़ी दे देंगे तो जो क्रांतिकारी मुझे आदर्श बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब हथियार डाल देंगे। अब ये बात हो गई इतिहासकारों की। इसके आगे हम आपको बताएंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें और बताएंगे जिनका जानना अभी आज के इस रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के साथ ही बहुत ही ज़रूरी है। एक सही फैक्ट ये है कि सावरकर 26 जुलाई 1911 में अंडमान गए और उनका पहला मर्सी पिटीशन लेटर अगस्त में लिखा गया।
और पहला मर्सी पिटीशन लेटर लिखने के बाद उन्होंने 1915 तक 5 लेटर और लिखे। अब समझने वाली बात यह है कि ये सारे मर्सी पिटीशंस लेटर पहले ही लिखे जा चुके थे, यानी कि गांधी जी के भारत आने से पहले ही ये सारे लेटर लिखे जा चुके थे। अब इसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी? गांधी जी की इसमें यह अहम भूमिका थी कि उन्होंने 1920 में एक जनरल लेटर एमनेस्टी को अपील किया, जिसमें वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो हिंसा में शामिल नहीं थे, जिनके खिलाफ हिंसा के चार्जशीट प्रूफ नहीं किए गए थे। उन लोगों को आप जेल में क्यों रखते हैं, क्या उनका जुर्म है, ऐसी बातें गांधी जी ने लेटर में लिखी थी। जबकि उस वक्त सावरकर के साथ ही उनके बड़े भाई भी जेल में बंद थे और गांधी जी ने अन्य लोगों के साथ साथ सावरकर ब्रदर्स के बारे में भी लिखा था। अहिंसा पर बोलने वाले गांधी जी ने अन्य लोगों की जेल से रिहाई के साथ ही साथ सावरकर ब्रदर्स की रिहाई पर भी जोर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे मिल्लत टाइम्स से मासूमा सिद्दीकी को। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com